नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, काउंसिल तक कवर किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम कवर कर रहे थे। ठीक है, काउंसिल तक हमारा हो चुका था। काउंसिल के कौन सा था? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये क्या है? ये जो एक क्योंकि एक अथॉरिटी है, पहली बात तो ये, अगर ये एक अथॉरिटी है, ये आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश की थी। ये जो है कि ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया था, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या करती है, इसका एक मतलब बेसिक वर्क है हमारे पास जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, कि ये सेफ्टी नोटिस इशू करती है। क्या करती है? यानी पास ऑर्डर्स टू रिकॉल गुड्स। ठीक है, मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली, मतलब इसका वर्क क्या होगा, क्योंकि अथॉरिटी है तो इसका वर्क होगा कि सेफ्टी नोटिस को इशू करना। ठीक है, गुड्स को रिकॉल करने के लिए ऑर्डर्स को पास करना, प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना, रीइंबर्स परचेज प्राइस। एंड देन यानी मान लीजिए अगर परचेज मतलब कि प्राइस पे किया गया है जहाँ पे नहीं करना था, तो उसको रिम्बर्स करना। तो मतलब अथॉरिटी है, ऑब्वियसली अथॉरिटी मीन्स कि हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और ये उस चीज को पास ऑन भी कर देती है। एंड इम्प्लोज पेनल्टीज फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो गलत यानी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए पेनल्टीज इम्पोज करती है। तो इम्पोज पेनल्टीज फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो गलत यानी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए पेनल्टीज इम्पोज करती है। तो ये है आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी शैल प्रमोट, प्रोटेक्ट, एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास ऑब्वियसली। तो यानी कि ये क्या होगी, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, इस अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर हैं? ठीक है, क्योंकि ये एक अथॉरिटी दी गई है तो ऑब्वियसली जब आपको काउंसिल दी, ठीक है, काउंसिल में तो जो मिनिस्टर्स हैं वही देख रहे थे, क्योंकि उनका उतना हाई लेवल का वर्क नहीं था। क्योंकि जब आपकी अथॉरिटी आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी आती है। आपने बिजनेस स्टडीज में कंसेप्ट स्टडी किया होगा, थ्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ कमिश्नर। तो सेंट्रल अथॉरिटी कंसिस्ट करती है चीफ कमिश्नर से, एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स, और बहुत सारे अदर कमिश्नर्स हैं, एज मे बी, जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड हैं, लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे अदर कमिश्नर्स भी हैं, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड, ठीक है, पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। मतलब यानी सिंपल है आपके पास, ये जो चीफ कमिश्नर से कंसिस्ट करती है और अदर कमिश्नर से कंसिस्ट करती है। ठीक है, और जो चीफ कमिश्नर्स हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कौन सा चीफ कमिश्नर होना चाहिए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, कि ताकि वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करे और इस एक्ट के अंदर फंक्शंस को डिस्चार्ज करे, एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इतना नहीं चाहिए हमें, इतना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। इतना काफी है ना?
ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जा, थोड़ा सा और कम करूं। ठीक है, इतना। अब है, ठीक है, हमारे पास हमने ये कवर किया, अब हम बात करते हैं कमीशंस की। ठीक है, तो अब तक है, तो ये थोड़ा सा जो काउंसिल का पार्ट है ये अभी ऐड ऑन हुआ है। मैं आपको बता दूं 2019 में हमारा 1986 में सिर्फ और सिर्फ कमीशंस की बात की गई है। जो कि एग्जाम में आपको अभी तक के क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपको कमीशन से ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, कमीशन से हमें ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए। तो इसके अंदर, और ये जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ये काउंसिल, ये सब कुछ अभी एड ऑन हुआ है। सोचा है कि हमें इसको एज अथॉरिटी के तौर पे सेटअप कर देना चाहिए। फिर है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, तो ये होता क्या है, ऑब्वियसली आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आती है? जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, ठीक है, ये कमीशन है, और ये एक, इस कमीशन का नाम ही डिस्प्यूट्स के लिए है। ठीक है, वो क्या करते हैं, बाकी जो काउंसिल है वो टाइम टाइम चेक करती रहती है कि हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने हैं, या अभी हमें और क्या चीज करनी चाहिए। तो काउंसिल का वर्क ये भी है। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को स्टैब्लिश करती है, जिसे टू बी नोन एज, इसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाता है। तो टू बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाता है। तो स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी अब सिंपल है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा अगर लगता है उसे कि भाई मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो जिला है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, यानी जो मेरी यहाँ की तहसील है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ी है, तो ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बनाया है। ठीक है, और इसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाता है, स्टेट के हर हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। ठीक है, एक्चुअल में जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए, लोग कब आते हैं, लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेते हुए। रूल्स बनाना एक अलग बात है, रूल्स हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी बनाएगी, काउंसिल बनाएंगे, वो चीज अलग है, ये आपका डिस्प्यूट्स के लिए है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ स्टेट, यस, वो अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ पे हर दिन दूसरे दिन आते रहते हैं आप, और गवर्नमेंट में आपको सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है, 5 दिन है, इस तरीके से वर्क होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को स्टैब्लिश कर सकती है, इफ इट डीम्स फिट, अगर उसे लगता है कि ये सही है। ठीक है, तो ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, जो हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो कंसिस्ट करता है, किससे कंसिस्ट करता है, प्रेसिडेंट से कंसिस्ट करता है, नंबर वन। उसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है, सभी में है, जैसे कि उसका क्या होता है, मिनिस्टर्स हैं, तो इसमें ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, नंबर वन, ए प्रेसिडेंट, बी सेकंड, नॉट लेस देन टू एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, दो से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, जो अदर कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, या उसी फील्ड के, ठीक है, कोई एक्सपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको उसे कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, ये सिंपल सा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी कि इसमें कौन से मेंबर्स होंगे। और सिंपल सी जैसी बात है, इसमें आपके पास प्रॉब्लम्स के लिए आएंगे, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जो इसका फैलावट है वो कहाँ तक है, कि वो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये।
तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये न्यू चेंज हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन। आपको बुक में पहले 20 lakhs का भी मिलेगा। ठीक है, पहले कुछ 20 lakhs तक का होता था, लेकिन अब जो केसेस के लिए आ रहे हैं वो बहुत ही, ठीक है, तो यहाँ लिखा है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, नॉट एक्सीड वर्ड आपको लगाना है, नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अब आपका 1 CR तक है। ठीक है, मान लीजिए किसी का चाहे 50 लाख है, चाहे किसी का 60 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर ही आप जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना देखना है कि आपको अपना उस गुड्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ठीक है, तभी आप कंप्लेन करोगे ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने वो लिया था उसके साथ। ठीक है, कंप्लेन नहीं हो पाएगी तो वो चीज नहीं करनी है। वेयर दी पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बाय मीडिएशन। ठीक है, अब पार्टीज होती है वो सेटलमेंट के लिए एग्री करती है बातचीत से, मीडिएशन से, एंड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग, राइटिंग में कंसेंट देती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल विद इन द 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंसेंट। ठीक है, यानी सच कंसेंट के लेने के 5 दिन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, रेफर द मैटर फॉर मीडिएशन के लिए वो रेफर कर देता है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके पास पावर होती है टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसके द्वारा पावर होती है कि वो इसके रिलेटेड में कोई भी रिकॉर्ड्स, वो कुछ भी चीजें फेस कर रहा है, तो पावर होती है कि वो उस चीज को, ऑर्डर को पास कर सकता है, रिव्यू कर सकता है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, आइदर ऑफ इट्स खुद से, ठीक है, या तो कोई एप्लीकेशन पार्टीज ने की है उसके द्वारा भी वो कर सकता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी, इसका थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए। तो मेन है कि ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट है कहाँ होती है, स्टेट गवर्नमेंट में होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करेगा और उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशंस भी कहा जाता है। अगर स्टेट को लगता है कि, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट होता है, और दूसरा दो से ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है, उसने से ज्यादा नहीं होंगे जितने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं। क्लियर, बहुत सिंपल सा है कि इसने ये भी तो, मिशन में भी तो कोई ना कोई बैठेगा ना, कौन कौन बैठता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि यहाँ पे 1 CR से मैक्सिमम का ये केस नहीं लेंगे। केस का वैल्यू हमें ऐसे लगेगी पता, गुड्स की वैल्यू से पता चलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर जहाँ पे जो पार्टीज हैं वो आपस में मतलब केस नहीं करना चाहती हैं, या जो पार्टीज हैं, मान, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि मतलब हमारे पास ऐसे कर दिया, हमारे पास, ठीक है ना, ये कौन केस करेगा। लेकिन जब दोनों ही आपस में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में आ जाते हैं, कमीशन में आ जाते हैं, तो उनको एक मौका दिया जाता है कि वो आपस में क्या कर ले, सुलह कर ले। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर ही, जैसे है ना, तो उसके 5 दिन के अंदर ही तो उनको कंसेंट में नोटिस दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल विद इन द 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंसेंट। तो सच कंसेंट के रिसिप्ट से 5 दिन के अंदर तो वो मीडिएशन के लिए मैटर रेफर कर सकता है। ठीक है ना, अगर उनको ऐसा लगता है कि ठीक है पार्टीज मीडिएशन के लिए, जैसे मैंने आज केस किया कि जो, ठीक है, दूसरी पार्टी को भी समझ में आ गया कि हाँ कि भाई मेरे ऊपर केस हुआ हुआ है, या उनको लगता है कि आपस में मेडिएशन से बात हो पाएगी, तो वो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी राइटिंग में लेटर दे दे सकता है। ये तो और अच्छी बात है, टाइम सेव होगा। अगर उनको लगता है कि ठीक है, मतलब फिर यहाँ से सच ऑर्डर्स के द्वारा उनको लगता है कि पार्टीज ने मतलब कि ये जो केस था मीडिएशन से बैटरली सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, तो उनको पावर है उस चीज को देखने की भी। ठीक है, देन सन एनी सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो वो ही मान लीजिए कि उसको लगता है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है मैं उससे खुश नहीं हूँ,
ठीक है, देखो सब कुछ ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने सब कुछ दिया, तो उसको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है मैं उससे इतना खुश नहीं हूँ, तो मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, तो वो उस ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट को वो दे सकता है। किसके ग्राउंड पे? कि विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की डेट से, ठीक है, 45 डेज के पीरियड के अंदर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, ठीक है, 45 डेज के ऑर्डर की डेट से 45 डेज के पीरियड्स के अंदर, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने आज डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फैसला दिया है तो 45 डेज के अंदर तक, ठीक है, आपको स्टेट कमीशन को, ठीक है, वो ऑर्डर वहां पे जाके आपको अपील करना पड़ेगा कि मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ। जो चीज डिस्ट्रिक्ट में थी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में थी, वही सेम चीज आपकी स्टेट में भी है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ कितना है, यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमम टाइम था 45 डेज था, ठीक है, यहाँ आपके पास इतना टाइम था 30 डेज था, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या था 1 CR था, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। स्टेट गवर्नमेंट ही ऑब्वियसली, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को स्टैब्लिश कर सकती है। तो ईच स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, हर स्टेट कमीशन है वो, उसके अंदर प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके अब देखो वहां पे डिस्ट्रिक्ट में 2 मेंबर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ नॉट 4 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, कम वहां डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और यहाँ कम से कम आपके 4 मेंबर होने चाहिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से, क्योंकि एक बार ही हायरिंग होती है तो काफी टाइम के लिए, 3-4 साल के लिए हायरिंग हो जाती है। तो ये कह रहे हैं ये कौन कौन से, मतलब ये जो जुरिस्डिक्शन है ये अलग अलग है, ठीक है, जहाँ पे क्या लिया कंप्लेन, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है 1 CR से ज्यादा होगी लेकिन 10 CR से कम होगी, क्लियर, लेकिन 10 CR से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि 1 CR से 10 CR के जहाँ पे क्या होगी, बीच होगी। एक्सीड रुपीज 1 CR से ज्यादा होगी, लेकिन बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 CR, लेकिन 10 CR से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। कंप्लेन अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कंसिडरेशन के लिए पेड किया गया है वो 10 CR से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, वही सेम चीज है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में भी। और मेन चीज आपको अभी बताई थी कि जो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई भी ऑर्डर दिया है, ठीक है, उससे आपको संतुष्ट नहीं है, तो आप वो वाले केसेस भी आपका स्टेट कमीशन में आ सकता है। चाहे देखो ऐसा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो चाहे आपकी उसकी वैल्यू 20 लाख थी, 30 लाख थी, उस केस में अमाउंट के लिए रेफर नहीं है। यहाँ इस केस में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, ये है। तो स्टेट कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट, तो स्टेट कमीशन के पास पावर होनी चाहिए कि, ठीक है, टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड, के उसके द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं, ठीक है, उसको देखे भाई। अब देखो सिंपल है, जैसा स्टेट कमीशन, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर था कि उसने जो भी ऑर्डर पास किए हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई खुद के मोशन से या कोई एप्लीकेशन आई है, 30 दिन के अंदर वो उस चीज को रिव्यू कर सकता है, देख सकता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर था, ठीक है, वो उसको देख सकता है कि उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, एडिएशन से बातचीत हो रही थी, ठीक है, तो ठीक है, वो इस मैटर को भी देख सकता है 30 दिन के अंदर में कि ठीक है एडिएशन से जो फैसला था वो जस्टिफाइड था या नहीं आपस में, ठीक है, पार्टी ने सही डिसीजंस लिया है या नहीं। तो इसी तरीके से स्टेट कमीशंस भी देखता है। और वही सेम चीज है, अगर आपका कोई भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर के द्वारा खुश नहीं है, ठीक है, तो वो नेशनल कमीशन पे आप अपील अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन अगर आज मान लीजिए स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया, तो आज से 30 दिन के अंदर, थोड़ा सा सही लर्न करना है, यहाँ 45 डेज था, ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ आपके पास 30 डेज है। ये इसके ना जो टाइमिंग्स हैं इन सबको रिफ्रेश, यानी कि ये आपको, ठीक है, न्यू बताया हुआ है, क्योंकि
पहले क्या होती थी, इतनी अमाउंटें नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, अब बहुत ज्यादा अमाउंटें होती हैं इसलिए। अब है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे है जितने भी, तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन स्टैब्लिश करती है। नेशनल कमीशन कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट से, और इसमें 4 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी मतलब एज मे बी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि और जो कोई भी उस टाइम पे, ठीक है, जो चीजें ठीक लगेगी वो होगा। ठीक है, और नेशनल कमीशन के अंदर कौन कौन से केस आते हैं, वही कंप्लेन आती हैं जिसकी गुड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 10 CR से ज्यादा है। बहुत सिंपल है, वही अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के केस आते हैं जहाँ पे गुड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 10 CR से ज्यादा है। ठीक है, स्टेट कमीशन के ऑर्डर्स के एंगेज्ड होगा, सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर्स के क्या होगा, एंगेज्ड होगा। तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टेट कमीशन, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। नेशनल कमीशन के पास पावर होती है कि वो उसके द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किया गया है उसे रिव्यू करे। तो टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट if there is an error apparent on the face of the record, अगर रिकॉर्ड के फेस पे कोई एरर है, या तो मोशन में एरर है, या कोई मतलब उसके द्वारा पार्टीज के द्वारा एप्लीकेशन मेड की गई है, तो वो मतलब वो देख सकता है। मान लीजिए कोई भी मतलब डिसीजन है जो पार्टीज ने आपस में ले लिया, या नेशनल कमीशन ने ऐसा दिया है, तो वो उसके ऊपर भी अपने ऑर्डर्स को भी वो रिव्यू कर सकता है, और उसे वो करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि जल्दबाजी में हो गया, ठीक है, लेकिन बाद में केस रेफरेंस या वो सब कुछ दिया जाता है, तो सच ऑर्डर के 30 दिन के अंदर होता है। तो कोई भी जो पर्सन है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन, ठीक है, तो वो अगर उसके द्वारा है, तब अगर आपको नेशनल कमीशन के भी ऑर्डर से भी आप खुश नहीं है, एग्रीव्ड हैं, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट वे वहां पे 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, तब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर? तो ये कंज्यूमर के राइट्स हैं। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर का मीडिएशन सेल है। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है क्या, कि हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे और हर स्टेट कमीशन पे एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैटर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो अगर वो आपस में मीडिएशंस के द्वारा सॉर्ट आउट हो रहे हैं, आपस में बिना लड़ाई झगड़े के, ठीक है, मीडिएशंस के द्वारा अगर वो मैटर सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो उससे अच्छी बात क्या होगी, खुद बताइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल स्टैब्लिश कंज्यूमर मीडिएशन सेल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल स्टैब्लिश करना है, ठीक है, टू बी अटैच्ड टू द नेशनल कमीशन एंड ईच ऑफ द रीजनल बेंचेस में, और हर रीजनल बेंचेस में भी। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल स्टैब्लिश ए कंज्यूमर मीडिएशन सेल। ठीक है, तो वही सेम चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल अटैच करना चाहिए नेशनल कमीशन के, और हर रीजनल, यानी कहाँ पे, हर रीजनल बेंचेस में। क्लियर हो गया ये? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या होता है? ए प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में बी ब्रॉट बाय अ कंप्लेनेंट। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी एक्शन है ना, लायबिलिटी इसके अगेंस्ट होगी जो कि अपना कुछ फॉल्ट करेगा। तो मान लीजिए मैंने मेरा कंज्यूमर है, मुझे ठीक है ना, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया और उससे मुझे बहुत हार्मफुल इफेक्ट हुआ, तो लायबिलिटी किसकी बढ़ गई? प्रोडक्ट की बढ़ गई। प्रोडक्ट किसका है? मैन्युफैक्चरर का है, या किसी की सर्विस से, ठीक है, ठीक है, अब वो क्या हुआ, मेरे मुझे हार्म हो गया। यहाँ इसके अंदर आया था, जो मैंने आपको वो केस बताया था, वो जो केस है वो इसके अंदर केस था, वो केस था प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के अंदर। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में बी ब्रॉट बाय अ कंप्लेनेंट। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कंप्लेनेंट के द्वारा ब्रॉट किया गया था,
अगेंस्ट ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट फॉर एनी हार्म कॉज टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अकाउंट में उसे कोई भी हार्म कॉज किया गया है इसके लिए। क्लियर। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रोडक्ट सेलर। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन को हम प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट ब्रॉड नहीं कर सकते। द प्रोडक्ट वाज मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड एंड मॉडिफाइड। प्रोडक्ट को, ठीक है, मिसयूज हो जाता है, चेंज हो जाता है और मॉडिफाइड हो सकता है। ऑब्वियसली अगर मतलब आता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, अगर इसको चेंज कर देंगे, मॉडिफाइड कर देंगे, ठीक करके दे देंगे, आपको कंपनसेशन कुछ हार्मफुल होगा तो वो दे देंगे। एज सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत टेक्निकल भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत टेक्निकल भी है। एक्ट कैसा था, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। केम इनटू द फोर्स, ऑब्वियसली 1987 में फोर्स में आया था। कौन कौन से राइट्स नहीं है, राइट टू बी, बताइए कौन सा नहीं है, चूज है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, ठीक है, प्रेजेंटेड का नहीं है। तो बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, हर उसमें आए हैं, ये नहीं कि उसी में ही है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं इसके, और उसमें आपको पास एनवायरनमेंट में दिया भी हुआ है। मैं आपको बताऊं, एनवायरनमेंट का जो इटसेल्फ एनवायरनमेंट में से एक या दो दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो आपको सबको समझा रही हूँ। तो आपको एनवायरनमेंट का इजी पार्ट भी है, आप उसको बहुत डिटेल में मत देखिएगा, जो मैंने आपको दिया हुआ है ना उसी में से आप उसको रीड आउट कर लीजिए। बहुत ज्यादा भी डिटेल में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही पार्ट इसका आया हुआ है। देन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहली बात कि भाई देखो, मुझे कोई ना फेक चीजों पे भी मतलब केस नहीं करना। टू बाय ओनली स्टैंडर्ड गुड्स, कि जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उन्हें ही मैं खरीदूं। तो टू बाय ओनली स्टैंडर्ड गुड्स को मैं खरीदूं। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं। नॉट टू फॉरगेट टू गेट रिसिप्ट, मैं ना भूलूं कि मैंने इसी दुकान से लिया है। गारंटी या वारंटी कार्ड, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिए हैं तो उस पर गारंटी या वारंटी कार्ड मत भूलिए। रिसिप्ट्स को लीजिए, भूलिए मत। टू लर्न द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, के साथ जो रिस्क जुड़े होते हैं, रिस्क एसोसिएट होते हैं, उसे सीखना, उसे लर्न करना। ठीक है, तो टू लर्न द रिस्क एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ जो रिस्क होते हैं उसे लर्न करना। टू रीड लेबल्स केयरफुली, लेबल्स को ध्यान से केयरफुली रीड करना। टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, डीलिंग में ऑनेस्ट रहना, मतलब कि मैं किसी के ऊपर कोई फेक केस ना कर दूं। तो ठीक है, टू बाय ओनली लीगल गुड्स, मतलब इलीगल गुड्स ना खरीदूं, कि लाइक किसी को बंदूक ना खरीदूं, ये सब इलीगल गुड्स हैं। तो टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, ऑब्वियसली मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे राइट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। टू फाइल कंप्लेंट्स फॉर रिड्रेसल, टू फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज वेन एवर नीडेड, ठीक है, जब कभी भी आपको कंज्यूमर सोसाइटीज की रिक्वायरमेंट है तो आपको फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, रेमेडीज अवेलेबल, इस सेक्टर के अंदर हमारे पास कंज्यूमर्स के लिए रेमेडीज अवेलेबल है, कौन कौन सी। देखिए, अगर डिफेक्ट है गुड्स में कोई, जैसे गुड्स में हल्का फुल्का डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट ठीक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। गुड्स आपको चेंज करके दे देंगे, बदल के दे देंगे, तो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स दे देंगे। रिफंड ऑफ प्राइस आपको वापस मिल जाएगा, कंपनसेशन आपको मिल जाएगी। सर्विसेज में भी सेम वही केस है कि डेफिशिएंसी है तो उसका हटा देंगे, रिमूवल हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस है, अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का, तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। देन है स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, जो स्कोप कैसा है, जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, फैला हुआ है। ये हर टाइप की अंडरटेकिंग्स, बिग हो, ठीक है, बड़ी हो छोटी हो, ये सभी में एप्लीकेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं, ये सभी में एप्लीकेबल है, और ये हर गुड्स में भी एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा। चाहे गुड्स कैसे भी हैं, सर्विसेज कैसे भी हैं,
सभी केस में ये एप्लीकेबल है। बिग है, स्मॉल है, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेड ऑफ, गुड सप्लाई, प्रोवाइडिंग सर्विस, सब में ये स्कोप इसका, ठीक है, बहुत वाइड है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें से मैक्सिमम पार्ट दिया है, इसी में से कर लीजिएगा, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में से, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत ही डिटेल में आपको दिया हुआ है। क्योंकि अगर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एनवायरमेंट से आ गया तो इसी में से ज्यादा बनता है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स टुवर्ड्स देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, भाई देखो कंज्यूमर्स की भी खुद जिम्मेदारियां बनती हैं, सब कुछ सरकार के हाथों से, गवर्नमेंट के हाथों से कुछ नहीं करने को होगा। तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कंज्यूमर्स की भी अवेयरनेस है, तो उसी को कंज्यूमर अवेयरनेस कहते हैं। तो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या होता है, एनजीओ का मेन, एनजीओ का रोल होता है कि वो ना एक एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करते हैं। तो एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करते हैं। कलेक्टिंग डाटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग दैम, ठीक है, डाटा को अलग अलग प्रोडक्ट्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, कंज्यूमर्स के बिहाफ पे सूट फाइल करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हेल्प करते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस के नेटवर्क को प्रमोट करते हैं, एक्सटेंडिंग सपोर्ट, गवर्नमेंट के सपोर्ट्स को भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बिना प्रॉफिट के पीपल के वेलफेयर के लिए करती हैं। कि जैसे मान लीजिए, पर आपको बताऊं, ये जो होती है ना नॉन गवर्नमेंट, है इनका ये पर्पस, ठीक है, जैसे इनका हम थ्योरेटिकल अलग है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में ना ये लोगों को बहुत मिसगाइड भी करती हैं, ठीक है। मतलब इनके जो स्टाफ्स हैं ये सब हैं, बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं, सही नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मतलब जहां अगर आप इनकी हेल्प लेंगे, ये सब कुछ भी लेंगे, तो ठीक है, तो उसमें मतलब लगता है ये बहुत मुश्किल टाइम पे ये लगता है कि ये लोग आपको कैसे राय दे रहे हैं, मतलब बताते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या लिखा है, दे आर टेकिंग अप वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो मेन एनजीओ कौन सी है, आपकी है कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है कॉमन कॉज, और मुंबई ग्राहक पंचायत, ये दोनों फिर भी अच्छी हैं, ये दोनों क्योंकि फेमस हैं, पता है, तो ये दोनों फिर भी अच्छी हैं बाकियों से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आज हम फिर इसके बाद जीएसटी का टॉपिक कवर कर लेते हैं, जीएसटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टाइमिंग के साथ, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को इसमें, और कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। तो ये मीटिंग मैं अभी एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी हम आगे, अभी मैं आपको लिंक भेजती हूँ, सेंड करती हूँ, ठीक है। जो जीएसटी का टॉपिक है वो अगली क्लास में कवर करेंगे, अभी हम कवर करते हैं।